हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर है लखनवी अंदाज। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लाइन टू लाइन हम लोग डिटेल में समझेंगे सारे वर्ड मीनिंग्स के साथ। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल ये जो शब्द है इसका मतलब होता है गांव की बस्ती के आसपास की जो लोकल ट्रेन थी, मतलब जो हर स्टेशन पे रुकती है, वो चलने की उतावली में, मतलब उसको अभी निकलना था तो वो सीटियां हॉर्न वगैरह बजा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। तो सेकंड क्लास में अगर जाना है तो फिर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एक तो थर्ड क्लास होती है जो पैसेंजर क्लास होती है जिसमें सब जा सकते हैं, सस्ता टिकट होता है। सेकंड क्लास का टिकट थोड़ा महंगा होता है ना। तो राइटर ने लिया सेकंड क्लास का टिकट। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। राइटर को बहुत दूर तो नहीं जाना था, मगर राइटर को एक नई स्टोरी लिखनी थी। तो स्टोरी वो सोच पाते शायद, है ना। उनको यही लगा होगा कि ट्रेन में बैठ करके अकेले बैठेंगे तो स्टोरी वगैरह सोच लेंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। प्रतिकूल होता है अनुमान के खिलाफ। डब्बा निर्जन, निर्जन होता है खाली, जहाँ पर कोई ना हो। राइटर को लगा था कि सेकंड क्लास का डिब्बा उन्हें खाली मिल जाएगा, मगर हुआ यूँ कि कोई और वहाँ पर पहले से बैठा था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो नवाबी नस्ल के मतलब थोड़े अमीर टाइप के। आप लोगों ने, पता नहीं, आप अभी जैसे 10th में हैं, आपने कभी सुना है, वो तो नवाब साहब हैं। नवाब साहब एक ऐसा टर्म बन गया कि बड़े ऐशो आराम में रहने वाले और कुछ ना करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि नवाब पहले ऐसे ही हुआ करते थे। तो ये नवाबी नस्ल के ही कोई व्यक्ति थे, थोड़े अमीर लग रहे थे दिखने में, और बैठे हुए थे पालथी मारकर सेकंड क्लास में। तो राइटर को लगा, अरे यार कोई डब्बे में पहले से ही है। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब जो सज्जन थे, जो व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके सामने एक तौलिया बिछा था और तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। डब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब जैसे राइटर सोच रहे थे कि वो अकेले ट्रैवल करेंगे, ऐसे ही वो पर्सन भी यही सोच रहे थे। तो जैसे ही राइटर डब्बे में पहुंचे ना ट्रेन के, तो वो जो वहाँ पे पहले से पर्सन बैठे हुए थे जिनको राइटर ने नवाब कहा, उनको मतलब ज़्यादा अच्छा सा नहीं लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइटर तो किस लिए आए थे डब्बे में, ताकि वो अपनी कहानी के बारे में सोच सकें। अब कोई और वहाँ बैठा मिल गया, वो बैठा जो इंसान था वो अनकंफर्टेबल हो गया राइटर को देख करके। तो राइटर ने सोचा क्या ये भी कहानी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये अनकंफर्टेबल इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनके सामने खीरे रखे हैं। खीरे को तुच्छ मतलब सस्ती चीज़ समझा जाता है, और वो थोड़े नवाब टाइप के थे। अब सस्ती चीज़ें खाते हुए देख, अगर कोई अमीर इंसान है उसको कोई सस्ती चीज़ खाते हुए देख ले, वो एक तरह से हो जाता है ना कि अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसे ही वो पर्सन अनकंफर्टेबल हो गया था राइटर के सामने। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब नवाब साहब ने हाय हेलो नहीं करा, तो फिर राइटर ने भी कहा मैं भी नहीं कर रहा बात। ठाली, ठाली मतलब खाली बैठे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब राइटर वहाँ पर बैठ गए और सोचने लगे नवाब साहब ऐसे अनकंफर्टेबल क्यों हो रखे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। किफ़ायत होता है कि मतलब थोड़ा सस्ता पड़ गया। नवाब साहब के लिए तो फर्स्ट क्लास होती ना, मगर उन्होंने सोचा कि फर्स्ट क्लास छोड़ो, थोड़ा पैसे बचाते हैं, सेकंड क्लास में चलते हैं, वहाँ भी अकेले ही होंगे। मगर नवाब साहब के सामने आ गए राइटर। तो राइटर अपने मतलब विचार सोच रहे थे कि नवाब साहब क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। तो राइटर सोच रहे थे कि नवाब साहब इसलिए अनकंफर्टेबल हो गए होंगे कि शहर का ऐसे ही कोई ऐरा गहरा पर्सन है ये, और ये मुझे सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए देख रहा है, मैं फर्स्ट क्लास वाला हूँ। तो ये वाली चीज़
मतलब नवाब साहब क्या सोच रहे थे ये तो नहीं पता, राइटर अपनी सोच हमें बता रहे हैं। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही इन्होंने खीरा खरीदा होगा, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से यानी कि आंखों के कोनों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, मतलब बुलाया। आदाब अर्ज़ मतलब नमस्ते हेलो टाइप। जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तो पहले एक तरह से इग्नोर कर रहे थे नवाब साहब राइटर को, मगर अब एकदम से बोले ओह सॉरी हमने तो आपको देखा ही नहीं, और पूछने लगे क्या आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाइए। तो राइटर जो हैं मोस्टली इस चैप्टर में अपने ही दिमाग में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा जी नवाब जी, पहले तो आप हमें देख नहीं रहे थे और अब शराफत के चलते बस हमसे पूछने के लिए बोल रहे हैं। किबला मतलब होता है आप। तो फिर राइटर ने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे खीरा, आप ही खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। बेसिकली जैसे खीरा काटते हैं उसकी पूरा प्रोसेस राइटर ने हमें बता दिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात यानी कि बहुत सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से तौलियों पर सजा दिया। मतलब बहुत ही प्यार से खीरे की फाके काटी और तौलिए पर सजा दी फाके। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो जो खीरा बेचने वाले होते हैं वो थोड़ा सा मतलब काला नमक और है ना जीरा वगैरह का जो है पेस्ट सा बना करके एक कागज़ में बांध के जो खीरा उनसे खरीदता है उसको दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से मतलब बहुत ध्यान से खीरे की फांकों पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। मतलब सारी के सारे होता है नमक बुरक दिया यानी कि छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी कि उनके जो हाव भाव थे और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था, यानी कि उनकी जबड़ों की यानी कि जो फेस है उसकी जो चाल है उसे स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। मतलब उनके जो एक्शंस थे ना नवाब साहब के, राइटर उनको देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बस नवाब साहब चाह रहे हैं कि फटाफट वो खीरा खा लें। उनके मुंह में पानी आ रहा था खीरे से। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मतलब साइड करके आंखों से देखकर हम सोच रहे थे। राइटर अपने बारे में बोल रहे हैं, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो राइटर सोच रहे थे हाँ अमीर बनते हैं और आ गए अपनी असलियत पर। खीरे को देखकर मुंह में इनके पानी आ रहा है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। वल्लाह शौक़ फरमाइए या फिर शौक़ कीजिए यानी कि लीजिए। लखनऊ का बामला खीरा है, लखनऊ का बालम मतलब लखनऊ का बहुत ही प्रियतम बहुत ही फेवरेट खीरा है ये। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाके यानी रसीली फाके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाइए। अब राइटर एक बार मना कर चुके थे, मगर राइटर ने जब खीरा देखा तो राइटर के मुंह में पानी तो आ रहा था, मन तो बड़ा कर रहा था राइटर का कि हम भी खीरा खा लें भाई। फिर राइटर ने कहा कि भाई अब सोचो, गलत हो जाएगी ना बात कि पहले वो मना कर दिया आप खा लेंगे। तो राइटर ने कहा नहीं अभी तलब नहीं हो रही है, अभी इच्छा नहीं हो रही है, मेरा पेट भी ज़रा कमज़ोर है, आप ही शौक़ फरमाइए। मैदा होता है पेट। नवाब साहब ने सतृष्ण मतलब लालसा युक्त आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब नवाब साहब मस्त एकदम खीरे की फांकों की ओर देख रहे हैं। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खिड़की के बाहर देखा और बहुत ही गहरी सांस ली नवाब साहब ने। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले आए, फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई। मतलब खीरे की फांक जब वो अपने मुंह पे लेकर आए ना तो वाह मज़े आ गए, आंखें भी बंद हो गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया।
नवाब साहब ने खीरे को बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब एक एक करके नवाब साहब जो है खीरे की फांक उठाते, सूंघते और खिड़की के बाहर फेंकते जाते। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और मुंह पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब खाया नहीं उन्होंने, दिखावा मतलब इतना कि देखो हम कितने अमीर हैं, हम खीरा भी नहीं खाते, लेने के बाद सजाने के बाद फेंक देते हैं उसको। भाई साहब, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम में मतलब स्वीकार, ठीक है, हमने भी उनके आगे सर झुका लिया। यह है खानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। तहज़ीब होता है शिष्टाचार, नफासत होता है अच्छाई और नज़ाकत होती है कोमलता। कि नवाब लोग तो ऐसा करते हैं, खाना सूंघ सूंघ के फेंक देते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। मतलब उत्तम और विचार में ही विद्यमान। मतलब खीरे का सिर्फ आपने विचार ही तो किया, आपने उसको सजाया, सूंघा और फेंक दिया, तो विचार में ही तो रह गया, आपने खाया तो है ही नहीं। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर को तृप्ति भी हो सकती है? मतलब खीरे को देखने से, सूंघने से क्या पेट भी भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे टकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा। अब नवाब साहब को डकार भी आ गई। उसके बाद नवाब साहब ने राइटर की ओर देखा और कहा, खीरा लजीज होता है, टेस्टी होता है, लेकिन होता है सकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। मतलब जल्दी ना पचने वाला होता है सकील, और नामुराद मतलब बदनसीब। तो उन्होंने कहा खीरा ठीक है, टेस्टी होता है, मगर ना पचता नहीं है जल्दी से। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब राइटर ने कहा, भाई ये तो मतलब मेरे तो एकदम मेरे ज्ञान चक्षु, जो मेरा ज्ञान आज तक मुझे मिला ही नहीं था ना, वो सारा ज्ञान मुझे आज मिल गया। नवाब साहब ने ज्ञान दे दिया, ये लिखेंगे अच्छी कहानी तो। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ जाता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो राइटर तो कहानी लिखने के लिए ही आए थे ना, उनको कहानी के लिए अपनी एक स्टोरी चाहिए थी कि क्या लिखेंगे। राइटर को मिल गई स्टोरी। राइटर ने कहा, जब यार इनको बिना खाए ही डकार आ रही है, सूंघ सूंघ कर, देख देख कर, तो बिना किसी चीज़ के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? कहानी तो बढ़िया लिखी है, काफ़ी फनी सी। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।